બ્રેકિંગ ઇન્ડિયા વિશે આમ તો અહીંયા જે ઓડિયન્સ છે કે અહીંયા લોકો છે બધા જોડાય છે ફેસબુકના માધ્યમથી ને એનાથી, અને પુસ્તક વિશે આટલો બધો પ્રચાર પહેલા પણ થયેલો છે અંગ્રેજી ને હિન્દી વખતે, એટલે ઘણા બધા જાણે છે. 14માં આના વિશે પુસ્તક વાંચ્યું હતું, એના વિશે વાંચ્યું પછી મેળવીને આખું પુસ્તક વાંચ્યું ત્યારે મેં રાજીવજી શું કેવું છે હિન્દીમાં બોલશો? ઓ સોરી, હું ભૂલી ગયો. મેં નક્કી કર્યું તો કે હિન્દીમાં બોલીશ તો હું ભૂલી ગયો. हाँ तो 2013-14 में पढ़ी, उसके बारे में पढ़ा और बाद में पुस्तक पढ़ी. तब मैंने ईमेल से और ट्विटर से राजीव जी का कांटेक्ट कर जवाब नहीं मिला था ट्रांसलेशन के लिए. फिर सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग जुड़े और तभी उदित जी का कांटेक्ट हुआ. बाद में थे इस पुस्तक के बारे में. 2019 में मैंने जब भारत मंथन हमने लोगों ने शुरू किया तो सबसे पहले जो 4 पुस्तक पसंद की थी, भारत ब्रेकिंग इंडिया के बारे में चर्चा की थी और बहुत काफी अच्छा वो सेशन रहा था. बाद में उदित जी ने इच्छा बताई कि मैं खुद देखेंगे. तो मैंने बोला मेरा तो सौभाग्य होगा अगर ये हो जाए, तो मैं तो चाहता हूँ बहुत वर्षों से कि इसका गुजराती हो और सब पूरे गुजरात में ये पुस्तक सब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे ज्यादा खुशी है आज, और सबसे ज्यादा खुशी है कि जो मैं चाहता था 2014-15 में कि ब्रेकिंग और आज ये रिलीज भी हो रहा है. तो इसके और जब हो रहा था ट्रांसलेशन तभी के चिंतन भाई ने सामने से कांटेक्ट किया कि आप कर रहे हैं गुजराती, तो पब्लिशिंग का क्या विचार है. तो मैंने बोला हम सोच रहे, ढूंढ रहे कि भी हम पब्लिश करना चाहते हैं. तो ये भी एक अच्छा हुआ कि सामने से पब्लिश करने के लिए साहित्य संगम रेडी हुआ. तो सब कुछ इस तरह तकरीबन 1 वर्ष से मतलब 2020 से ये प्रोसेस चालू थी, अब जाके पूरी हुई और आज ये हो रहा है. जो पुस्तक का अनुवाद किया है उदित जी ने, उदित जी कनाडा में रहते हैं और पेशे से वो फार्मास्यूटिकल्स के लेकिन भारत के लिए, सनातन के लिए वहां बैठे बहुत काम करते हैं. संस्कृत का उनका जो अभ्यास है बहुत अच्छा है. हम के जो अलग अलग बातें हैं उसके विषय में उन्होंने बच्चों को कैसे समझाया जाए, ऐसे एक पुस्तक लिखी हुई है जो उन्होंने ये अनुवाद किया है. और मैं कह सकता हूं कि पहला और इस तरह का एक एकेडमिक पुस्तक का अनुवाद करना मुश्किल था. फिर मैं इसके लिए उनका धन्यवाद तो करता हूं, और अब इसके साथ मैं उदित जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने इस बारे में थोड़ी सी अपनी बात बताए. उदित जी. धन्यवाद अलकेश जी. मैं अपनी बात प्रस्तुत करने जा रहा हूं. नमस्ते. नमस्ते राजीव जी, मोनिका जी, अलकेश भाई, किशोर भाई, अन्य उपस्थित भाई और बहनों. सर्वप्रथम मैं राजीव जी के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने उनके इस इंडिया का अनुवाद करने का मुझे अवसर दिया.
ये पुस्तक का अनुवाद करने का मेरा प्रयास राजीव जी के महायज्ञ में एक नैनो पार्टिकल समान है, एक परमाणु समान। अमेरिका के फ्लोरिडा वासी श्री अरविंद जी के प्रति भी अपना धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने प्रारंभ में मुझे राजीव जी के कुछ लेखों का अनुवाद करने के लिए प्रेरित किया। अलकेश भाई पटेल जिन्होंने अभी ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, उनकी कृतज्ञता तो ऋण बहुत अधिक है। उनकी को हाथ में न ले पाता। अनुवाद के संपूर्ण यात्रा काल में अलकेश भाई मेरे गुजराती भाषा के गुरु रहे हैं। मेरी मातृभाषा अधिक अलकेश भाई को ही जाता है। मैं श्री चिंतन भाई और संगम पब्लिशिंग हाउस के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्होंने भारतीय सभ्यता के लिए इस पुस्तक का प्रकाशन करने के लिए स्वयं इच्छा प्रकट की। आप सबका भी मैं इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हम सबके साथ जुड़ने के लिए स्वागत। लगभग 10-11 वर्ष पूर्व हम पेंसिल्वानिया स्थित आर्षा विद्या गुरुकुलम गए थे। वहां राजीव जी का पुस्तक इन्वेडिंग द सेक्रेड मैंने खरीदा, तो मुझे बहुत बड़ा आघात लगा, शौक लगा। मैं इस विषय पर कई दिनों तक सोचता रहा, कुछ मित्रों के साथ चर्चा भी करता रहा कि कोई लिख सकते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ रिलीजन से जुड़े वेस्टर्न स्कॉलर्स में एक विद्वान ने लिखा कि भगवान गणेश की, अन्य एक विद्वान ने लिखा अपनी देवी पुरुष का लिंग धारण करती है। एक विद्वान ने लिखा भगवान शिव हिंसा को प्रेरित करते हैं। किसी अन्य महानुभाव ने लिखा रामकृष्ण परमहंस पीडोफाइल थे। जैसे जैसे मैं पुस्तक पढ़ता गया, एक तरफ विल ड्यूरांट, टी.एस. एलियट, ओपनहाइमर, आर्नोल्ड टोयनबी जैसे सैकड़ों पाश्चात्य विद्वान थे, वैदिक सभ्यता तथा अपने शास्त्रों के विषय में अनेक ग्रंथ भरकर प्रशंसा की थी। तो दूसरी तरफ ऐसी नीची कक्षा की बात, इतनी हल्की बात, इस विषय पर सोचने लगा। तत्पश्चात इन विष उगलने वालों को एक्सपोज करने वाले राजीव मल्होत्रा की ब्रेकिंग इंडिया पुस्तक भी पढ़ी। कुछ समय पश्चात फ्लोरिडा के श्री अरविंद जी का ईमेल आया कि राजीव जी के एक लेख का गुजराती भाषा में अनुवाद करना है, आप कर। प्रथम एक पन्ने का अनुवाद करके मैं देखता हूं। उन्होंने एक पन्ना भेजा जो मैंने सफलता से अनुवाद किया। तत्पश्चात ऐसे धीरे धीरे करके 30 लेखों के अनुवाद किए। उस समय श्री अलकेश भाई जी से संपर्क हुआ तो उन्होंने भी 10 लेखों का अनुवाद करके दिया। श्री यज्ञेश जी के साथ राजीव जी के वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स बनाने के प्रकल्प में कार्य किया। हम दोनों ने मिलकर 300 से 400 वीडियो देख, फिर ये पुस्तक का अनुवाद करने की बात चली और मैंने वो दायित्व स्वीकार कर लिया, क्योंकि मन ही मन मेरी क्षमता के अनुसार राजीव जी के रहूंगा, ऐसा मैंने सोच लिया था। राजीव जी हमें गाढ़ निद्रा से जगाने के अथाग प्रयास पिछले 30 वर्ष से कर रहे हैं। 16-17 वर्ष में वो हमें ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के विषय में अविरत बताते रहे हैं। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि बहुत अल्प मात्रा में भारतीयों ने उन जो पिछले मास डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व परिषद हुई वो कदाचित न होती, अथवा उसका प्रत्युत्तर हम सटीक दे पाते अगर हमने उनकी बात सुनी होती। अमेरिका के 45 विश्वविद्यालय भी इनका समर्थन न करते अगर हमने उनकी बात सुनी होती। आज के समय में अमेरिका के अनेक और कुछ हिंदुओं के प्रति
अपनी सभ्यता के प्रति घृणा व्यक्त करता अभ्यासक्रम पिछले 30-40 वर्ष से प्रचलित है, जिससे सैकड़ों शिक्षक तैयार हुए भर में अब सहस्राधिक युवाओं को भ्रमित करने का, उनके मन में विष भरने का कार्य कर रहे हैं। पिछले कई वर्ष से राजीव जी इस प्रक्रिया सूचना देते रहे हैं, परंतु हमें हमारी निद्रा से अधिक स्नेह रहा है। ईश्वर कृपा से उनके अविश्रांत बिना थकान वाले कारण आज समाज में कुछ हद तक जागृति आने की शुरुआत हुई है। वे सदा सूचित करते रहे हैं कि ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के विषय में उनमें स्पष्टता है। पिछले 30-40 वर्ष से अकादमी, प्रशासन, न्यायतंत्र, बिन सरकारी संगठन, खास करके बॉलीवुड जैसे भिन्न भिन्न क्षेत्र में यह ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस ने स्वयं की विचार उत्कृष्ट रणनीति बना के बिठा दिया है, जिनको वहां से हटाना लगभग असंभव है। आज हम सब अनुभव कर रहे हैं कि राष्ट्र ये सारे ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस कितना विष दिन रात उगलते रहते हैं। दुर्भाग्य से हमारी कोई भी भारतीय राष्ट्रवादी संस्था इस दिशा में इतने वर्षों के पश्चात भी, मेरा निर्देश इस दिशा में है कि अपनी विचारधारा के एवं राष्ट्र प्रेमी लोगों को भिन्न भिन्न क्षेत्र में, जो हकीकत में बहुत ही महत्व का विषय है। 1994 में 44 की आयु में राजीव जी ने निवृत्ति ले ली और उस समय वो निर्णय लिया, सफलता की चरम सीमा पर थे। अधिकतर लोग आयु के इस सोपान पर अपने व्यवसाय को अधिक ऊंचाई पर ले जाने की योजना बनाते। उस समय उनके एक गुरु राजीव जी ने अपने जीवन का इस प्रकार का अति महत्व का निर्णय लिया। उस समय उनकी 20 कंपनियां थी, फ्रेंचाइजी चलाते थे अनेक देशों में। उनका संपूर्णतया मोह त्याग करके सारी कंपनियां उन्होंने केवल $1 में बेच दी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि भूमिका निश्चित की थी। तत्पश्चात उन्होंने इन्फिनिटी फाउंडेशन की रचना की, जिसके पीछे भारतीय दर्शन, सभ्यता, इतिहास, भारतीय दृष्टिकोण से अभ्यास में कार्यरत संस्थाओं को, व्यक्तियों को आर्थिक अनुदान देने का उनका विचार था। उन्होंने ऐसे, परंतु उनका अनुभव ये रहा कि एजेंडा तो वे सब उनका स्वयं का ही चला रहे थे। इनसे अनुदान प्राप्त करने वाले अमेरिका के कई बड़े बड़े उन्होंने बड़ी गंभीरता से स्वयं ही अभ्यास करना प्रारंभ किया और खास करके ध्यान केंद्रित किया ऐसे विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अवमूल्यन, उपहास और आलोचना करने में सक्रिय थे। इनके इस पुस्तक में, ब्रेकिंग इंडिया पुस्तक में 60 पन्नों की एंड नोट्स है। कुल मिला के 135 पन्ने इनके कठोर परिश्रम के विषय में हमें जानकारी देते हैं। प्रश्न यह है कि क्या दिन सोशल मीडिया सबको ऐसा मंच प्रदान करेगा जिससे सब कोई अपनी अपनी बात रख पाएंगे? आप सब मात्र ऐसी कल्पना करिए कि राजीव जी ना होते इसके विषय में कैसे जान सकते थे। मैं समझता हूं हिंदुओं की जागृति में राजीव जी का कार्य एक बहुत बड़ा नींव का काम कर रहा है। समर्थन करना चाहिए, उनके कथन को प्रत्येक भारतवासी तक ले जाना चाहिए। यही हम सबके हित में है। सख्त परिश्रम के साथ जो त्याग उन्होंने किया है उस बहुत कठिन रहेगा। ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धिना।
संदेश ये है कि धन का उपभोग त्याग करके करो, अर्थात धन से अटैचमेंट ना करो। ऐसा लगता है कि राजीव जी ने अपने जीवन में इस मंत्र का बोध वो निवृत्ति लेने के पश्चात इसी कार्य में दिन रात जुटे रहे। वैभवशाली जीवन के तमाम साधन जो तब थे, आज कोई भी साधन उनको विचलित न कर पाए। दिन में 15-16 घंटे मात्र भारतीय सभ्यता की रक्षा के लिए वो कार्यरत रहते हैं। राजीव जी हम सब रोल मॉडल बोलते हैं, वो हमारे लिए बहुत उच्चतम है। उन्होंने फिजिक्स विषय में पीएचडी प्राप्त करने के पश्चात कंप्यूटर साइंस पर्यंत जुड़े रहे। इसके उपरांत भी उन्होंने पिछले 200-300 वर्ष के अधिकतर फिलोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, थियोलॉजिस्ट, स्कॉलर्स इत्यादि के भारतीय सभ्यता एवं वैदिक शास्त्रों का अवमूल्यन करने के सारे विद्वानों की 2 से 3 सहस्र रचनाओं का, यानी 2 से 3 हजार रचनाओं का, पुस्तकों का राजीव जी ने अध्ययन करके उनका पूर्व पक्ष प्रकांड विद्वान थे, जो बहुत कठिन अंग्रेजी भाषा का, कठिन शब्द प्रयोगों का तथा भारत की सामाजिक व्यवस्था से भिन्न एवं विपरीत प्रयोग करते थे। अतः अति तेजस्वी विद्वान भी अधिकतर इनकी रचनाओं का अध्ययन करना टालते थे। राजीव जी ने न केवल रचनाएं पढ़ी, सारे घन प्रयोगों को, शब्दों को, सिद्धांतों को जान लिया, समझ भी लिया। उस पश्चात जिस स्थान पर, जिस प्रयोग पर समस्या थी, वे सब विषय में प्रश्न उठाए तथा अपना मौलिक प्रतिस्पंदन भी दिया। उन सबको एक्सपोज करके वाद विवाद के लिए निमंत्रित करते हैं, परंतु किसी ने आज तक उनके साथ वाद विवाद करने का निमंत्रण अभी तक स्वीकार नहीं किया है। अनेक मंच से, अनेक वक्तव्य में तथा अनेक लेख में भारतीयों की गौरवान्वित पूर्व पक्ष की परंपरा को पुनः जागृत करने का आह्वान करते रहते हैं, तक जीवित थी। गीता जी का एक श्लोक है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् विश्वजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इस श्लोक का अर्थ यह है कि सांख्ययोगी खाते पीते केवल स्वयं की इंद्रिय कार्यरत है और मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा सोचते हैं। राजीव जी पिछले 27 वर्ष से इसी तरह कार्यरत, सनातन धर्म की रक्षा के विषय में चिंतन करना, पढ़ना, लिखना एवं बोलना, यही उनका धर्म बन गया है। जो कार्य उन्होंने हाथ में लिया है उस पर उनका, आज हम सब जान गए हैं कि 1980 के कालखंड में कश्मीरी हिंदुओं के चारों दिशाओं में उनको नष्ट करने वाले फैले हुए थे। अधिकतर हिंदुओं को अंतिम क्षण पर्यंत यह ज्ञात न हुआ। स्वतंत्र भारत की तुष्टीकरण की राजनीति, बिकाऊ मीडिया, सेक्युलर शिक्षण का पाठ्यक्रम, सर्वदा चिंतित थे वो हिंदुओं की सद्गुण विकृति। ये सारे इस दुर्दशा के कारण हो सकते हैं। हमारी सभ्यता संभवतः एक आक्रांताओं के आक्रमण से बहुत आहत हुई तथा जीवन मूल्यों की रक्षा करते करते श्रांत भी हुई, थक सी गई। स्वतंत्रता का अंग्रेजी भाषा में जो शिक्षित समाज था, वो अपनी महान सभ्यता के लिए गर्व करने के स्थान पर शर्म का अनुभव करता है। बहुत बड़ा जन समुदाय आशाहीन हो चुका था। उस समय राजीव मल्होत्रा ने एक आशा की ज्योत प्रज्वलित की है। भारतीय सभ्यता की नौका जो किनारे
वो अब कदाचित किनारे पर आ जाएगी, ऐसा कुछ आश्वासन हमें मिल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। राजीव जी के अपने इस महायज्ञ का भाग है तो जीवन मूल्य प्रवर्तमान थे, वैसे जीवन मूल्यों से युवकों को अवगत कराना तथा उन मूल्यों का सिंचन करना, अपनी संस्कृति के विषय में अमेरिका में जैसे रोकेफेलर इंस्टीट्यूट, कार्नेगी फाउंडेशन, टेम्पल्टन फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन इत्यादि विशालकाय थिंक टैंक्स है, इस भारत में स्थापना करना, आईवी लीग स्तर की उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण करना, भारत का स्वयं का एक ग्रांड नैरेटिव तैयार करना, ये उनका स्वप्न पुनः प्राप्त करने की उनके पास दृष्टि है, कार्यक्रम है, नेतृत्व है, सामर्थ्य भी है। केवल कार्यकर्ताओं की तथा धन की आवश्यकता है कि प्राचीन समय में जो भारत भौतिक एवं आध्यात्मिक स्तर से विश्व के केंद्र में था, उसे यदि पुनः केंद्र में आना है, सहजता से मात्र प्राचीन महान सभ्यता के विषय में संभाषण करके अथवा केवल प्राचीन विरासत के विषय में गर्व लेने से यह संपन्न नहीं हो सकता। इसके हम सबको अपनी अपनी क्षमता अनुसार उनके इस यज्ञ में सहयोग देना आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। और हमें किसी से लड़ना नहीं, सर्वप्रथम हमें नष्ट करने वाली ऐसी शक्तियों को जान लेना आवश्यक है। मैं इस मंच से सत्ता में स्थित उन महानुभावों को प्रार्थना करता हूं कि अपने कर्तव्य, अपने दायित्व, अपने धर्म का संपूर्णतया निर्वाह करे। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अब लोग हैं जिन्होंने सदा आक्रांताओं तथा विधर्मियों से हम सबकी, हमारे पूर्वजों की रक्षा की। इस 1947 तक हम 85% हिंदू रहे। भारत की जनता आज के शासकों से इस ऐसी ही अपेक्षा रखती। चाणक्य ने कहा था, भारतवर्ष की दुर्दशा का कारण दुर्जनों की सक्रियता से अधिक सज्जनों की निष्क्रियता है। सज्जन, हम सब सज्जन सक्रिय होने का संकल्प लेने के लिए तत्पर है। धन्यवाद। काफी बातें कही और मुझे लगता है कि सब लोगों तक ये बात पहुंचेगी। इस बीच हमारे मुख्य अतिथि मोनिका जी जुड़ चुके हैं। आपका अब मैं साहित्य संगम के चिंतक को विनती करता हूं कि अब वो कुछ बातें अपनी बताए। बाद में श्री किशोर भाई मकवाणा। નમસ્તે सब બધા મહાનુભાવોને મારા નમસ્તે। 60 વર્ષથી અમારો પુસ્તક પ્રકાશન વ્યવસાય રહ્યો છે। મારા દાદા નાનુ બાપા, પિતા જનકભાઈ, કાકા કિરીટભાઈ પુસ્તકના પ્રકાશનમાં જોડાયેલા રહ્યા છે। તેમના પગલે ચાલી અમારી ત્રીજી પેઢી પણ અત્યારે આ કાર્ય સંભાળી રહી છે। અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ મારા દાદાના સમયથી જ આર્થિક નફા કરતા સાહિત્યનો પ્રચારનો મુખ્ય છે। આ બાબતે અમે પુસ્તક પ્રકાશન સિવાય अन्य घणी प्रवृत्तिओ, साहित्यिक प्रवृत्तिओ करीए छीए। 1 वर्ष पहला मारा एक मित्र जिगर शाहे मारू आ पुस्तक बाबते ध्यान दोर्युं हतुं। तेना पुस्तक गुजराती में प्रकाशित थाय एमां रस हतो, पण अमारी चर्चा वखते ज तेणे कह्युं हतुं के पुस्तक अंग्रेजी में बेस्ट सेलर बन्युं छे, परंतु गुजराती भाषा में आवा पुस्तकों प्रकाशित करवा के तेने वेचवा अघरा होय छे। आम आ एक मोटो अने अघरो प्रोजेक्ट होवा छतां गुजराती वाचको सुधी आ पुस्तक पहोंचे एवुं मने जरूर लाग्युं हतुं अने मैं तैयारी बतावी हती। पुस्तक गुजराती में प्रकाशित करवा माटे मैं सौप्रथम अल्केशभाई नो संपर्क कर्यो हतो अने तेमना द्वारा राजीवभाई अने दिलीपभाई साथे ओळखाण थई हती। आ त्रणेय व्यक्तिए पण पुस्तक
ગુજરાતીમાં પ્રકાશિત માટે ખૂબ જ ઉત્સાહી હતા. તેમણે તુરંત હા પાડી અને અમે આ કાર્ય શરૂ કરી દીધું. 1 વર્ષમાં પુસ્તક કાર્ય અમે મળીને સમાપ્ત કર્યું. તેમની સાથે કામ કરવાનો અનુભવ ખૂબ જ સુખદ રહ્યો. તેમનો પણ પુસ્તક વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવાનો ઉદ્દેશ કેન્દ્રમાં હતો. તેથી જ આ કાર્ય આટલું સકારાત્મક રીતે અને ઝડપથી પૂર્ણ કરી શક્યા. એમાં અગાઉ પણ ગુજરાતી વાચકોને પહોંચાડવા યોગ્ય લાગે તેવા પુસ્તકો પ્રકાશિત માટે કટિબદ્ધ છીએ. અને છેલ્લે હું રાજીવભાઈ, ઉદિતભાઈ અને અલ્કેશભાઈનો આભાર માનું છું કે તેઓએ સાહિત્ય સંગમ પર વિશ્વાસ મૂક્યો અને આ પુસ્તક પ્રકાશિત કરવાની પરવાનગી આપી. આભાર. આભાર ચિંતનભાઈ. હવે હું કિશોરભાઈ મકવાણાને આમાંથી ઘણા બધા જાણતા હશે અને ન જાણતા હોય એમને કહું કે કિશોરભાઈ મકવાણા સિનિયર પત્રકાર છે, લેખક છે, ડોક્ટર આંબેડકર વિશેના ઓથોરિટી કહેવાય ગુજરાતમાં અને ભારતમાં, એમાં કિશોરભાઈ એક છે. એટલે આંબેડકરજી વિશે કે ત્યારે કશું પણ જાણવાનું હોય ત્યારે એમનો સંપર્ક કરવામાં આવે જ આવે. એના પણ ઘણા પુસ્તક છે. ભારતના સ્વતંત્રતા વિશેના પણ ઘણા પુસ્તક એમણે લખ્યા છે. એટલે હવે અને આ પુસ્તક પ્રક્રિયા સાથે પણ એ ઘણા વખતથી જોડાયેલા છે. ભારત મંથન સાથે એમને હું વિનંતી કરું એમની વાત રજૂ કરે. हाँ उदित जी. हाँ हिंदी. हाँ भूली जाओ. हमारी हिंदी बाबा हिंदी होती है. मैं इस कुछ तो समझ में आ जाएगा. सारी भाषाओं बोलेंगे गुजराती, कुछ हिंदी तो भी समझ में आ जाएगा सबको. ठीक है. तो हिंदी के बीच बीच में थोड़े गुजराती शब्द भी आ जाएंगे हमारे. इस पुस्तक के लेखक, मैं उनको एक सिर्फ लेखक के तौर पे नहीं मानता. वास्तव में जो राजीव जी हैं, उन परंपरा है, हिंदू संस्कृति है. वास्तव में इस लेखनी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से उन्होंने बचाने का काम किया है, ऐसा मैं मानता हूं. पुस्तक का गुजराती अनुवाद करने वाले आदरणीय उदित जी और चिंतन भाई, शिरीष काशीकर जी और अल्केश भाई, तो अच्छा वक्ता ऐसे मोनिका जी, जिनके हमने काफी प्रवचन भी सुने हैं. बहुत अच्छा वो उनका काफी अभ्यास है. तो और बाकी जो इस माध्यम से जुड़े हुए सभी महानुभावों को मैं नमन करता हूं. ये जो पुस्तक है पढ़ी थी, और एक अर्थ में हम ये भी देख सकते हैं कि जेएनयू के अंदर भारत विरोधी, भारत माता को गालियां देने, उसके बाद टुकड़े गैंग शब्द सब देश भर के लोगों ने जाना. मगर राजीव जी ने तो उससे पहले ही इस पुस्तक का नाम ही ब्रेकिंग इंडिया कर दिया था. जो पूरी किताब है वो विदेशी पैसों के बल पर इस देश को तोड़ने का जो षड्यंत्र चल रहा है, हिंदू, इसके इस पूरी किताब के अंदर तथ्यों के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से बहुत सटीकता से राजीव जी ने वर्णन किया है. तो 19 का जो समय था, उस समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक विद्वान यहाँ भारत आए थे और भारत जी से उनका संपर्क हुआ. तब राजीव जी के ध्यान में आया, जो इन्फो दलित प्रोजेक्ट लेकर भारत आए थे. और बाद में जब राजीव जी ने इस प्रोजेक्ट अंदर डिप्थ में उतरे, तब उनके ध्यान में आया कि ये अमेरिका के पैसों के बल पर भारत को तोड़ने का कार्य किस प्रकार चल रहा है.
और मैं स्वयं यहाँ गुजरात के अंदर खास करके दलित मूवमेंट से काफी एकदम अंदर जाके जुड़ा हुआ हूं। तब हम वहां देखते थे यहाँ एकदम दलित बस्तियों में, तो किस प्रकार उनको बरगलाने का काम उनके दिमाग के अंदर, दिलों के चल रहा है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जो एक पूरी किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये जो पूरे के पूरे षड्यंत्र चल रहे हैं पूरे भारत में, आपने कहीं जगह पर देखा होगा तो आगे वो बाबा साहब आम्बेडकर का फोटो रखते हैं, उनका नाम रखते हैं, और वास्तव में हम जब उसे अंदर अब के जो विचार था, उनका दर्शन था, उनका कार्य था, वो कहीं पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है। इस पुस्तक के अंदर जैसे तो बाबा साहब आम्बेडकर ने गुआर सुद्रास में आर्यन की जो पूरी थियरी थी वो बिल्कुल गलत उन्होंने साबित कर दी है कि पश्चिम विद्वानों का ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कह दिया है। दूसरा, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो इस पुस्तक के अंदर भी कहा है कि यहाँ के जो दलित समाज है, अपना जो वनवासी समाज है, अंदर काले गोरे को इस प्रकार बनाने का प्रयत्न यहाँ भी चल रहा है कि आप हिंदू समाज का अंग नहीं है। जिस प्रकार काले गोरे एकदम अलग है, उनका डीएनए अलग है, इसी प्रकार ये जो दलित समाज है वो तथाकथित जो सवर्ण समाज है उनसे अलग है, ऐसा बनाने का प्रयत्न, षड्यंत्र चल रहा है। मगर बाबा तो उन्होंने 1916 कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जाति के आधार पर जो एक उन्होंने जो रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया, उन्होंने स्वयं कहा है कि उनकी जो सांस्कृतिक परंपरा है वो एक है, उनका डीएनए एक है, उनके अंदर बहने वाला जो रक्त है वो एक है। मगर ये जो किताब जो उनको किस प्रकार ईसाई मिशनरीज के माध्यम से और पश्चिम के पैसों के बल पर यहाँ पर जहर घोलने का काम चल रहा। देखा था कि 99 में जब दक्षिण अफ्रीका के डरबन के अंदर ये रंग भेद को लेकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, तब गुजरात से यहाँ चलने वाली जो नवसृजन ट्रस्ट नाम की एक जो संस्था है जो दलितों के अंदर काम करती है और जहर घोलने का काम करती है, हर गांव के अंदर उनका पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। वो से खास करके गुजरात के जो लोग थे, लगभग 180 लोगों को यहां से चार्टर्ड प्लेन करके वहां डरबन ले गए थे, और वहां वो भी पारित करने वाले थे कि यहाँ का जो दलित समाज है वो तथाकथित सवर्ण समाज है, उनसे अलग है। मगर सद्भाग्य से उस समय देश में अटल गंभीरता से लिया था और केंद्र सरकार के जो मंत्री थे उनको भी वहां भेजा और ये प्रस्ताव वहां पारित नहीं हो सका। तो इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में जो अंदर आने वाली जो पीढ़ियां है वो जाने के किस प्रकार भारत को तोड़ने का अलग अलग माध्यम से काम चल रहा है। और इस किताब में एक बात ये भी कही है, वादी है या वामपंथी लोग हैं और बाकी जो देश को तोड़ने वाली जो संस्था है उनका एक प्रकार से एक लिंकअप होता है, और ये जो वामपंथी संस्था है वो भी के बल पर हिंदू समाज के विरुद्ध जहर उलगते हैं। खास करके जब दुर्गा को लेकर गाली देना, रोहित वेमुला की जब उन्होंने जब आत्महत्या की बनाया गया था तो उसमें भी ये वामपंथी थे, ये ईसाई मिशनरी संस्था थे, और उनका पूरा कैसा लिंकअप होता है ये भी इस किताब के अंदर तथ्यों के माध्यम से बताया गया है। तो बहुत संक्षिप्त में मुझे जो समय दिया गया था, काफी उसमें हम और भी बोल सकते हैं मगर समय की भी भी है, तो मैंने बहुत संक्षिप्त में इस किताब में अंदर क्या है वो आप सबको बताया है। मुझे ये समय दिया इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की
किशोर जी, आपने जो कुछ बात कही उसमें मूल मुद्दा ये है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं हो रही है इसको हमको माध्यम से जान सकते हैं। उस घटनाओं के बारे में डायरेक्ट कोई रेफरेंस नहीं है, वो पहले की सब घटनाएं, वो ज्यादातर तमिलनाडु में मतलब साउथ में जो हो रहा है धर्मांतर का। पुस्तक पढ़ेंगे तो जो भी पॉलिटिकल, जो भी सामाजिक, जो भी धार्मिक हो रहा है कुछ गलत, तो उसको हम समझ सकते हैं कि भाई ये किस तरह से जा रहा है। वो जिन्हें एक पुस्तक में रखी है। अब मैं डॉक्टर शिरीष काशीकर को आमंत्रित करता हूं, वो कुछ बात करेंगे अपनी वो पुस्तक के बारे में, और वो साथ में वो देंगे विस्तार से, और बाद में हम उनके परिचय होने के बाद हम पुस्तक का विमोचन करेंगे कैमरा के सामने रख के, और बाद में कार्यक्रम आगे चलेगा। डॉक्टर। धन्यवाद। धन्यवाद अलकेश भाई। पुस्तक के लेखक श्री राजीव मल्होत्रा जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षा किशोर भाई, उदित जी, और इस कार्यक्रम में वर्चुअल मोड में पधारे सभी हमारे मेहमान। वैसे तो के मुद्दों पर पश्चिमी हस्तक्षेप, ये श्री राजीव मल्होत्रा और श्री अरविंदन नीलकंदन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, ये मूलतः अंग्रेजी में प्रसिद्ध हुआ था और विश्व के सभी चिंतनशील लोगों में इसने धूम मचा दी। भारतीय संस्कृति, परंपरा और समाज व्यवस्था को पश्चिमी चश्मे मानो सबके सामने एकदम से खुला पड़ गया। इस षड्यंत्र की वजह से भारत और हिंदुत्व विरोधी ताकतों को सिर्फ फायदा ही नहीं हुआ था, बल्कि सालों तक कामयाब हुए थे। हम सब अपने ही मूल से मानो कट गए थे और भ्रांतियां पालने लगे थे, और वैसे भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी चीज की मान्यता के लिए पश्चिम की ओर देखते हैं। इस महान भारत भूमि के पुण्यशील आत्माओं ने जो काम किए हैं, उनको भी हम पाश्चात्य पंडितों जाकर हमें संतोष मिलता है। हमारी इस मनोदशा को और दृढ़ीभूत करने का काम इन बहुराष्ट्रीय ताकतों ने किया था। राजीव जी और अरविंदन जी ने बहुत ही इस नकली और आभासी व्यवस्था को परत दर परत खोला। आज श्री उदिशा और श्री अलकेश पटेल द्वारा इस पुस्तक, तब ये जरूर कहना चाहिए कि देर आयद दुरुस्त आयद, क्योंकि 10 साल बाद भी क्यों नहीं किसी ने यह सोचा और यह काम भी उतनी ही धीरज और भी उतना ही साधुवाद। इस अनुवाद में अनुवादकों ने कुछ पुरानी घटनाओं के नए संदर्भ भी दिए हैं, जो कि पुस्तक को, और पुस्तक के मूल लेखक श्री राजीव मल्होत्रा जी और कार्यक्रम की अध्यक्षा मोनिका जी का आपको संक्षिप्त में परिचय दूंगा। दोनों का परिचय अंग्रेजी में है। As a physicist and then as a computer scientist specializing in AI in the 1970s. After a successful career in and founded and ran several IT companies in 20 countries. Since the early 90s, as a founder of his non-profit Infinity Foundation, civilizations and their engagement with technology from a historical, social sciences and mind sciences perspective. He has authored several best-selling, published a 14-volume series on the history of Indian science and technology. His latest book on AI is titled Artificial Intelligence and the Future of Power. India is the case study to analyze the impact of AI in a variety of domains. He founded Infinity Foundation in Princeton for the purpose in 1994 and has been its. Sri Rajiv has conducted original research in a variety of fields and has influenced many thinkers worldwide. He has disrupted the mainstream thought process among academic and
alike by providing fresh, provocative positions on Dharma and on India. Some of the focal points of his works are interpretation of the comparative religion, globalization, and India's contributions to the world. He has authored a large number of articles, published 1,000 video lectures, and provided numerous organizations. He has written many books. I won't go into details of the books. I will move further. He is also served as the chairman of the Board of Governors of the Center for Massachusetts, Dartmouth, and is a visiting professor at Jawaharlal Nehru University. He is on the advisory board of the Indian Institute of Advanced Sciences, Shimla. For research, education, and community work. This includes strategic grants to major US universities in support of pioneering programs, including following: University, Yoga and Hindi classes at Rutgers University, research and teaching of non-dualistic philosophies at University of Hawaii, research Columbia University, development of a program in religion and sciences at University of California, endowment for the Center for Advanced Study of India at University for Consciousness Studies at University of Arizona. Now, I would like to introduce our today's chief guest, Shri Monica Arora, an advocate at Supreme Court and Delhi High Court. She is also standing counsel for Jawaharlal Nehru University and also for the Nalanda University of Indian Universities. She also represents Army, Navy, and Air Force in her legal capacities. She represents all ministries, including finance, home, education. She was awarded scholarship, including JRF, SRF, Shastri Info Canadian Research Fellowship. She was also awarded Sahitya Shri Award for contribution to the field. She had filed PIL to remove word terrorist for Bhagat Singh and freedom fighters. She filed a case and got Cow Welfare Board made in Delhi. Delhi Riots 2020, the untold story, giving ground report on Delhi riots, and it was sold more than 50,000 copies. She has also Bengal. She's with passion and dedication. She keeps on serving the society and the great country that is Bharat. Thank you. Now I request Shri. Thank you, शिरीष भाई. अब हम सब जो गेस्ट है सब पुस्तक को कैमरा की तरफ रख के उसको करेंगे और बाद में श्री राजीव जी अपनी बात रखेंगे. Now over to you. धन्यवाद उदित जी, अल्पेश जी. आई विल टेल यू वन थिंग कि हमने कितनी लैंग्वेजेस में, कितनी भाषा में ट्रांसलेशन किए, हमने लॉन्च किए हैं. चाहे कोविड हो, चाहे हम फिजिकली ना आ सकें, लेकिन ये बहुत प्यार से, बहुत शौक से किया आप लोगों ने. और मैं ये सबको बताना चाहता हूं कि जितने प्यार से और शौक से आपने करना, ये कोई आसान काम नहीं है. ये बहुत बड़ी पुस्तक है और जो उसका लिखने का स्टाइल है वो भी बहुत डिटेल में है, ताकि जो जैसे लीगल, जैसे आपको ऐसा केस लगाया जाता है तो उसमें खूब सारा एविडेंस और खूब सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं, ताकि जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो जितना भी ट्राई करें वो जीत नहीं पाएंगे. तो और बाकी भी जो भी पुस्तक है वो इसी प्रकार से हम लिखते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो बहुत ज्ञानी हैं, उनको नॉलेज भी बहुत है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनमें
मैंने वो हमारे जो भी काम है उसको तोड़ने का बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन वो तोड़ नहीं पाए। अब ये पुस्तक कितने साल पुरानी है, इसको वो लोग तोड़ नहीं पाए। हमारी निंदा करेंगे और बातें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पुस्तक को गिरा नहीं पाए। तो इस तरह की गहराई की पुस्तक को ट्रांसलेट करना भी बहुत प्यार का काम है, और उनको धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ही कठिन काम है। ये जो आपने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये हजारों पुस्तकों को पढ़कर, डिसर्टेशन, पीएचडी डिसर्टेशन को पढ़कर, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके बारे में, और जो उन लोगों ने हमारे सब कुछ पढ़ा, और जो हमारे लोगों ने भी लिखा है, जो भी गलत मत लिखा है उसको भी पढ़ना चाहिए, जो ट्रांसलेशन गलत किए हमारे लोगों ने भी किए हैं वो भी पढ़ना चाहिए, करके फिर हमने अपनी पुस्तकें निकाली हैं। तो उसका ये फायदा ये है कि अब ये अवेयरनेस फैली है, अब लोगों को हमारे देश में पता मालूम है। अब जैसे अभी कहा था कि जो पहले लोगों को मालूम नहीं था कि ये कहाँ से बात शुरू होती है, क्या षड्यंत्र है, कैसे इंडिया के लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं। इंडिया के लोगों को सिपाही बना रखा है, जमींदार बना रखा है, और उनके द्वारा ही ये काम, गलत काम चला रहे हैं। अब ये एक पुस्तक में एक तरह का नक्शा है, उस नक्शे के एक बार आपको नक्शा मालूम हो जाए, वो फिर उस दृष्टि से आप सब कुछ पहचान सकते हैं। चाहे वो साउथ, वो आप पहचान लेंगे कि ये इसका छाप है, ये इसी तरह से काम हो रहा है। और एक बार हमारे लोगों को ये पहचान हो जाए तो फिर उनको लोग धोखा नहीं दे सकेंगे। यही हम, तो ये काम करने के लिए त्याग भी चाहिए, तपस्या भी चाहिए। त्याग इसलिए चाहिए क्योंकि जब तक आप कुछ चाहिए, अवार्ड चाहिए, आपको कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट चाहिए, तब फिर आप ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डर होगा कि वो मेरे को ठीक नहीं मानेंगे, मेरे को वो इनाम मिलेगा, मेरे को वो पद्मा अवार्ड नहीं मिलेगा, इस बात में आप लगेंगे तो फिर ये काम आप नहीं कर पाएंगे। तो ये काम करने के लिए आपको सब कुछ वो त्याग करना है कि हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको कोई खरीद नहीं सकता, ना ही हम कुछ उनसे चाहते हैं। हम अपने धर्म के लिए अपना यज्ञ कर रहे हैं, और चाहे वो माने ना माने, जैसे भी हमारे बरखिलाफ कुछ भी बोलते जाएं, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आप ये कोई भी करना चाहे ये काम कर सकता है। और ऐसे काम करने वाले जितने भी हमारी टीम बनी है, पहले तो सिर्फ हमने जो भी त्याग किया उसके साथ हम अपनी लाइफ चला सकते हैं, हमको कुछ अपने लिए नहीं चाहिए। अब हम टीम इकट्ठी, कुछ और भी लोगों को ये काम करना चाहिए, तो वो टीम हम तैयार कर रहे हैं। हमारे पास 10 लोग हैं इंडिया में, 3-4 लोग हैं अमेरिका में, और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो जो भी हमको हेल्प कर सकता है, हमारी फाउंडेशन इंडिया में भी है, हमारी फाउंडेशन यूएसए में भी है, और हम दोनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो और हम ये भी कर रहे हैं कि पहले हमने लिखा इस पुस्तक में, अब आगे भी बात बढ़ गई है, क्योंकि हम तो हमारी जो समाज है उनको तो, लेकिन जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है वो और जोर से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी फंडिंग बहुत ही ज्यादा है, और उनकी षड्यंत्र और स्ट्रेटेजी भी बहुत ज्यादा। पुस्तक निकालेंगे कुछ ही महीनों में, वो तैयारी हो रही है, जिसमें हम दिखाएंगे कि अब ये ब्रेकिंग इंडिया अब कहां तक पहुंच चुकी है, अब कहां तक पहुंच चुकी है, उसमें क्या नई टेक्निक के लोग उनको सहायता दे रहे हैं। और आपको हैरानी होगी जब हम ये नई पुस्तक निकालेंगे कि हमारी समाज में, भारतीय समाज में कौन कौन भारतीय बड़ी बड़ी पोजीशन वाले लोग भी बिक चुके हैं, उनका नाम भी होगा, उन्होंने क्या किया, क्या कर रहे हैं, वो भी हम बताएं।
आएंगे तो फिर आपको हैरानी होगी कि ये सब कुछ हो रहा है लेकिन हम पहचान नहीं पाए। हम हमारे लोग फिर भी चलते जा रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, बॉलीवुड देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। देश की फाउंडेशन है वो कैसे तोड़ी जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग तो मुझे कहते, कुछ लोगों को तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या मेरा ख्याल किसी है कि हम विदेशियों के सामने घटिया हैं तो कैसे बोले उनको। मुझे कई लोग आके बोलते हैं कि हम प्राइवेटली तो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हम कहेंगे, लेकिन हम पब्लिक में ऐसे नहीं कर सकेंगे और आपको कुछ मदद नहीं कर सकेंगे, हेल्प नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी भी बदनामी हो जाएगी। तो ये भी एक हमको, ये एक तरह का त्याग कि जो अपनी रेपुटेशन है, अपना नाम है, जैसे भी है, उसको लोग जो भी कहें ना कहें उससे हमको फर्क नहीं होना चाहिए। तो हमारे कई में था, और वहां जो मेरे साथी थे उनके पहले, उनकी दृष्टि में तो मैं बहुत सक्सेसफुल अमेरिकन, जाके टेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या किया, क्योंकि हम टॉप पोजीशन में थे। तो फिर जब हमने ये काम शुरू किया, कई लोग जो हमारे दोस्त थे वो चले गए, उनको ये शर्मिंदा, बहुत ही गलत बात है, ये क्या कैसे कर रहा है, हमको भी, हमारे भी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो कई लोग, कई अपनी दोस्तियां छोड़नी पड़ी। राजीव तू क्या कर रहा है, तू तो रिटायर हो जा, तू मौज कर, तेरे पास सब कुछ है, तू कैसे, ये क्यों लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है, तेरे को क्या मिलेगा। तो ये जो ऐसा चैलेंज होता है, ये आपको साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए कि ये आप, इससे आप नहीं डरेंगे, और जो आपने वचन दिया है, अपने आप को दिया है, गुरु को दिया है, भगवान को दिया है, वो आप पूरा नहीं चाहिए। तो ये, इसके लिए हमको बहुत हमको ये खुशी है कि हमको भगवान ने ये ताकत दी कि चाहे जो कुछ भी हो, बाकी जो कुछ भी कहें, तो मैं ये तो हम कई दिन हम बातचीत कर सकते हैं ब्रेकिंग इंडिया के बारे में, और हमारे पास ये काफी वीडियोस भी हैं। पॉइंट्स में हमने 2-3 दिन लेक्चर दिए थे, बॉम्बे में दिए, दिल्ली में दिए, साउथ में दिए, सब जगह दिए, तो उनके वीडियोस भी हैं। और यदि आप चाहें उन वीडियो कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो हमको ईमेल भेजें, हम कहेंगे कीजिए, तो आप उसकी ब्रेकिंग इंडिया के गुजराती भी चैनल लगा, वेब, जिसमें ये जितने भी वीडियोस थे उनको आप गुजराती में निकाल सकते हैं। मेरा ख्याल तो 100, 200, 300 तो ब्रेकिंग इंडिया बुक के ही, पुस्तक के ही वीडियो। बहस हुई, यहाँ प्रिंसटन में भी बहस हुई, न्यूयॉर्क में भी बहस हुई, कई जगह बहस हुई, जहां पर कई लोग हमारे ऊपर हमारे को अटैक करने आए, और कैसे, ये सब वीडियो हैं। यदि आप चाहते हो तो इनका भी अनुवाद हो सकता है, हमारे लिए तो अच्छी बात होगी। तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं, और नमस्ते, जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम, धन्यवाद राजीव जी। अब मैं कार्यम जी को अनुरोध करूंगा कि वो अध्यक्षीय प्रवचन दे। मोनिका जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और राजीव जी, जो सेंट स्टीफेंस के दोस्त छूटते, राम जी ने आपको चुना है, राम जी ने आपको चुना है राम का काम करने के लिए, और आप जो राम का काम कर रहे हैं, करेंगे, कहते हैं तू राम का काम करता चल, राम जी आपके सब काम करेंगे। फिर तो आप डायरेक्शन और ऑर्डर दे सकते हो कि राम तुम्हारा काम मैं करता हूं, तुम मेरे काम करो। मैं मानती हूँ जिसको कहते हैं ना, वेरी अर्ली इन टाइम्स, क्योंकि मुझे ध्यान है कि पिछले लगभग 15 साल से, जब से हम ये, और जिसके कारण से आपका और मेरा मिलना भी हुआ, कार्यक्रम में मिलना हुआ, फिर चर्चा हुई, फिर बातचीत हुई, हम कभी समझ नहीं पाए थे। यहाँ
में कश्मीरियत की बात होती या असम में कोई बात होती, जो आर्मी के लिए स्पेशल रूल है उसके लिए कोई लोग खड़े होते, ये सब हमें आइसोलेटेड इंसिडेंट ही नहीं लगता था कि दे आर इंटरकनेक्टेड। हमें हमेशा लगता था कि आज यहाँ प्रॉब्लम है, कल वहां प्रॉब्लम है, कल तीसरी जगह प्रॉब्लम आ गई। हिंदुस्तान की तो किस्मत ही खराब है, किन ग्रहों कुछ यहाँ लगा ही रहता है, शांति नहीं रहती। पर ये ध्यान कभी नहीं आया था कि वी हैव these global directors, global producers funding this conspiracy against India. इनके लोकल ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, यानी पैसा बाहर से आता है, डायरेक्शन बाहर से आती है, स्क्रिप्ट बाहर लिखी जाती है, ग्लोबल फोर्सेस है, उनके लोकल ऑपरेटर्स सिर्फ उसको अंजाम देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यह आपकी किताब से हिंदुस्तान भर को मालूम चला। मुझे ध्यान है जब वेंडी डॉनिगर की किताब को लेकर हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री हमने यहाँ कोर्ट में केस फाइल किया था और लगातार उस केस को हमने लड़ा था के खिलाफ। वेंडी डॉनिगर नहीं आती थी, पेंगुइन पब्लिशर्स पे एक के बाद कॉस्ट लगती रही, उनको डांट पड़ती रही। वेंडी अमेरिका में, वो यहाँ नहीं आती थी। और अल्टीमेटली जब पेंगुइन्स हमारे पास आए और पेंगुइन ने कहा बेकार बुक है, थर्ड रेट किताब है, हम किताब को विड्रॉ। जितने लोग आज यहाँ बैठे उनको केवल बताने के लिए कि वेंडी डॉनिगर ने हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री लिखी थी। अच्छा, ये भी एक चलन है, मतलब कोई इस्लाम करता है उसकी, ये सब हिंदुइज्म के ऊपर ही ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री की बात करते हैं। और उसमें जो लिखते हैं, तो वेंडी डॉनिगर ने लिखा था कि विवेकानंद जी तो उन्होंने कहा कि हमें गौ मांस परोसा जाए। मंगल पांडे, जिसको हम फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कहते हैं, उसको चर्सी कहा गया है इसमें कि गांजे के नशे में रहता है कि वो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल थी। और शिवलिंग का ऐसा भद्दा वर्णन किया गया है कि मैं कह भी नहीं सकती। और कहीं कहीं लिखा हुआ है कि कहां से तुमने ये सब बातें, शशि थरूर ने ऐसा कहा है। यानी ऐसी उथली किताब, ऐसी सिंटिलेटिंग किताब, ऐसी चीप बुक जिसमें हिंदुइज्म के बारे में एक सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट से सारा कहा था कि पोर्शंस को आप रिमूव कर दीजिए क्योंकि दे आर एंटी हिंदूज, दे आर एंटी फ्रीडम फाइटर्स, तो इन पोर्शंस को आप रिमूव कीजिए। केस चला तो अल्टीमेटली पेंगुइन ने विड्रॉ कर लिया। जैसे ही पेंगुइन ने इस किताब को विड्रॉ किया, कहा हिंदुस्तान से हम विड्रॉ करेंगे, पल्प करेंगे और आगे से इस किताब, जस्ट अनदर केस फॉर अस साजी जी, फ्रैंकली जस्ट अनदर केस। अगर 100 केस थे तो उसमें से एक ही केस था। इट वाज नॉट एट ऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि हमें वो केस करके विड्रॉ हो गया केस, हम लोग वापस आ गए अपने ऑफिस में। ऑफिस आए तो जो नेक्स्ट डे से हेडलाइंस बनी, चाहे वो जिन डिबेट्स की थी या बीबीसी, फ्रेंच न्यूज़पेपर्स की, अमेरिकन न्यूज़पेपर्स की, आप देखिए हमारे यहाँ लाइन लग गई उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स की। वो हमारा इंटरव्यू केस तो आगे नहीं किया हमने। लगातार क्या कहा जा रहा था कि तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सैफनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इंडिया हैज बिकम सो। हमने कहा पत्थर मारे, कहा काले झंडे दिखाए, कहा जिंदाबाद मुर्दाबाद किया। हमने तो केवल लीगल जो रिकॉर्ड्स हमारे पास था, हमने केस फाइल और कोर्ट में ही सेटलमेंट हुई कि पेंगुइन ने इसको विड्रॉ कर लिया। पर ये कौन लोग थे जो लगातार एडिटोरियल्स लिख रहे थे, टीवी डिबेट्स पर चिल्ला रहे थे कि हिंदूज हैव बिकम इंटॉलरेंट, व्हाई दिस बुक हैज बीन पल्प्ड, व्हाई दिस बुक हैज बीन विथड्रॉन। और इसमें थे, इसमें प्रोफेसर्स थे, एनजीओस थे, कुछ लॉयर्स भी थे, और सब इकट्ठे जब हुए तो हमें नहीं मालूम था कि ये कोई इको
फ्रेज भी किसी के ध्यान में नहीं आया था। वो तो 2016 के बाद ही ध्यान में आया ज्यादा, जब जेएनयू की घटना हुई। लेकिन उस समय अगर कोई आपकी किताब ब्रेकिंग इंडिया किताब के चैप्टर्स पढ़ता, स्पेशली जहां आपने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का चैप्टर लिखा है, और इंट्रोडक्शन से लेकर उस चैप्टर तक वो देखता और किस प्रकार से आप की फॉल्ट लाइंस हैं, चाहे वो धर्म है, चाहे वो जाति है, चाहे महिला पुरुष की बात करते हैं, आर्य द्रविड़ की बात करते हैं, क्षेत्र है या लैंग्वेज है, उसको पाटने का काम नहीं करते, उसमें और दरारें बनाते हैं ये लोग। और ये कौन लोग हैं? ये ग्लोबल फोर्सेस हैं। किस तरह के ग्लोबल फोर्सेस हैं? ये माओइस्ट फोर्सेस हैं, ये क्रिश्चियन मिशनरीज की फोर्सेस हैं जो चर्च स्पॉन्सर्ड है। किस प्रकार ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया, और आपने इसमें इशू पर अधिक बताया। मुझे विश्वास है कि आप दूसरी किताब और जलाएंगे, उसमें माओइस्ट इशू भी होगा, इस्लामिक कट्टरवाद भी ऐसा ही उसमें एड्रेस होगा। आप अजीब जी ध्यान आता गया कि किस प्रकार से ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। अगर जेएनयू में 2016 में नारा लगता है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की अपने अपनी क्लासेस में चले गए एग्जाम देने के लिए, ऐसा नहीं है। ये जो स्क्रिप्ट है ये तो कहीं और लिखी गई है। ये तो इस्लामिस्ट माओइस्ट द्वारा ग्लोबल के तहत यहां पर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में भी, यूनिवर्सिटीज में भी वाइस चांसलर्स बिठाए गए हैं जो प्रोफेसर्स को प्रोफेसर्स की डिग्रीज देते हैं, स्कॉलरशिप से बाहर जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं, और वहां पर वो एक अथॉरिटी बनकर फिर हिंदुस्तान में आते हैं, और अपने जैसे ही और लोग, इंडस्ट्री है जैसे कॉर्पोरेट काम करता है, ये वैसे काम करते हैं। तो आज जब सीए पे टूल किट एक्सपोज होती है, या फार्मर्स एजिटेशन पे ग्लोबल, हम आपकी किताब में जाते हैं, हम जाते हैं कि 2011 में जो आपने कहा है वो आज हम सबको ध्यान में आ रहा है। आज का जो टॉपिक बताया कि भारत के समक्ष चुनौतियां, मैं एज अ लॉयर जब इसको देखती हूं तो मुझे दो शब्द ध्यान में आते हैं। एक तो है भारत, और एक भारत क्या है अगर हम देखें तो, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। के दो नाम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के दो नाम नहीं है, भारत के दो नाम क्यों? इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि इंडिया तो 1947 में एक नवजात शिशु था, वो तो पैदा हुआ था। दादी कौन है, नाना नानी कौन है, उसके पूर्वज कौन है, उसकी आधार शक्तियां क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसके मूलभूत आधार क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या। तो भारत के जो आधारभूत सिद्धांत है, मुझे ध्यान में आता राजीव जी, हम कह सकते हैं 5 सिद्धांत हैं। पहला है कि भारत तो सुखिनः, कि सब सुखी। दूसरा कि ईशावास्यम इदम सर्वम, कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। कन्वर्ट करो ना तो मुझे कन्वर्ट कर। तीसरा अहम ब्रह्मास्मि, यानी मुझ में ईश्वर का तत्व है, मैं ईश्वर हो सकता हूं। तत्वम असि, तुम भी तो वही महान, तुम भी हो। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी ईश्वर एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यानी वो लोग जो इस भूमि पर रहते हैं, जो ये जनसंख्या है, जो इस संस्कृति में विश्वास करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका, वो भारत के लोग हैं। और भारत यानी भा यानी प्रकाश, और रथ यानी लगे हुए। तो ज्ञान के प्रकाश में लगे हुए लोग, ऐसे भारत के लोग। किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी पर अत्याचार नहीं किया, हमने किसी को हिंदू बनाने का प्रयास नहीं किया, और जो भी बाहर से प्रताड़ित होकर आए, हम
को शरण दी। अटल जी ने बहुत सुंदर शब्दों में इसके बारे में कहा है कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने कोई बतलाए काबुल जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी मैंने, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू मेरा परिचय। तो जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात होती है ना, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया। भारत की अवधारणा यही है कि सर्वत्र का भला, लेकिन संघर्ष तो रहा है, चुनौतियां तो हैं। इस आइडिया ऑफ इंडिया को, यानी जो हमें चुनौतियां आ रही है केवल हमारी जमीन को आ रही, केवल सरकार को नहीं आ रही, हमारी संस्कृति को आ रही है, हमारी सभ्यता को वो चुनौती है। और ये तो 1300 साल से आ रही है। औरंगजेब को देख लिया तो ये तो तब भी हिंदू थे, आज भी हिंदू। बहुत से और देश तो ध्वस्त हो गए। अफगानिस्तान में तो हमारी गांधारी तो गांधार से आई थी, महाराष्ट्र पर राज किया था। हमारी सनातन संस्कृति तो वहां भी थी। संस्कृति समाप्त हुई तो जनसंख्या तो अभी भी वहां अफगानिस्तान में है, भूभाग तो है, आर्मी भी है। तो जो आइडिया ऑफ नेशन था वो समाप्त हो गया है, आज यहाँ बरकरार रहा है, क्योंकि वो संस्कृति आप और हम अपने मनों में संजोए हुए हैं। और यहाँ कहां से आती हैं? जैसा राजीव जी ने अपनी किताब में कहा, 3 प्रकार की बड़ी चुनौतियां हैं। पहला है इस्लामिक कट्टरवाद, जिसको सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान से, और इस कट्टरवाद जिसको सपोर्ट मिलती है चाइना से। और तीसरा है क्रिश्चियन मिशनरीज का कन्वर्जन, जिनको सपोर्ट मिलती है वेस्टर्न कंट्री से। अभी आइडिया ऑफ इंडिया है सर्वे भवन्तु सुखिना का, जो हमारे महापुरुषों ने भी उसका पालन किया, हमारे देवी देवताओं ने उसको अपनी लाइफ में जिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, जो कहते हैं, जो इंटॉलरेंस का है, चाहे वो माओइज्म का हो, चाहे वो जिहादी ताकतों का हो, या क्रिश्चियन कन्वर्जन करती हुई ताकतों का हो चर्च सपोर्ट द्वारा। वो हमारा रास्ता ठीक है, केवल हमारा ईश ठीक है, केवल हमारी किताब ठीक है, केवल हमारी पूजा पद्धति ठीक है। हम किसी भी बाउंड्री को रिकॉग्नाइज, उम्मा का कॉन्सेप्ट कहा, और राजीव जी ने अपनी किताब में क्रिश्चियन उम्मा का कॉन्सेप्ट भी कहा है। तो ये चाहे इस्लाम में हो, या क्रिश्चियनिटी में हो, या माओइज्म में हो, इन सबके वर्ल्ड यानी केवल बिलीवर्स का वर्ल्ड है। जो नॉन बिलीवर्स का है और काफिर्स का है, दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ वर्ल्ड लाइक देम। यही झगड़ा है, झगड़ा कि वो कहते हैं कि तुम हम जैसे क्यों नहीं हुए। हम कहते हैं कि तुम भी ठीक और हम भी ठीक, तुम भी रहो और हम भी रहेंगे। वो कहते हैं नहीं, हमारा मजहब सिखाता है कि कन्वर्ट होना होगा, नहीं तो मरना होगा। आज केरल में उसके पच्चाप सुनाई दे रहे हैं। बंगाल में हमने 200 से अधिक बहनों का इंटरव्यू किया, गैंग रेप्स हुए हैं। वो किताब आने वाली है और वो किताब दिल दहलाने वाली। हम सो नहीं पाए पिछले 3 महीने से, जब जब वो इंटरव्यू करते। उसका आपने साक्षात, तो यही नहीं, यूरोप भी देख रहा है, हर जगह उसकी आहट सुनाई दे रही है। संघर्ष तो यही रहा है। अब ये संघर्ष कब से है? हम कहते हैं 1300 साल से। हम यहाँ गौरी आए, यहाँ मुगल आए, उन्होंने जब हमला किया, केवल खजाना नहीं लूटा, उन्होंने हमारे श्रद्धा केंद्रों को ध्वस्त किया, हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने का प्रयास किया। जन्मभूमि तोड़ी, उन्हें राम जन्मभूमि तोड़ी, उन्हें महिलाओं पर दुराचार किया, कहा बदल जाओ वरना मार डालेंगे। सत्ता उनके हाथ में थी। वो जो राज सत्ता थी वो किसके हाथ में थी? वो मुगलों के हाथ में थी। पर जो राष्ट्र की सत्ता थी वो समाज के हाथ में थी। साधु लड़ा, उसके साथ गुरु गोविंद सिंह लड़े, महर्षि अरविंद लड़े, कबीर दास लड़े, रविदास लड़े, मीराबाई लड़ी, विवेकानंद लड़े, लगातार लड़े।
अपनी रीतियों को संजोए रखा। राज सत्ता तो इस्लामिक हो गई, राष्ट्र हमारा सनातन राष्ट्र रहा। नालंदा की पुस्तकालय जला, किताबें थी जला दी उन्होंने, लेकिन जो हमारी जिंदगी में ये 5 मूलभूत आधार रहे, उससे हम आगे बढ़ते रहे। हम अपनी संस्कृति अपने आगे। फिर अंग्रेजी शासन आया। अंग्रेजी शासन में क्रिश्चियन मिशनरीज ने कन्वर्ट किया। लॉर्ड मैकाउले की वो स्पीच तो हम सब जानते ही हैं, जिन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू रूल ओवर इंडिया फ्रॉम देयर कल्चर, फ्रॉम देयर सिविलाइजेशन। समस्या तो वही हुई, काले अंग्रेज तो आ गए यहाँ पर, जिनका सोच विचार तो अंग्रेजों जैसा था, दिखने में वो भारतीय था। क्या पिज्जा बर्गर अच्छा, हमारी धोती साड़ी बुरी, उनका पैंट कमीज अच्छा, हमारी हिंदी बुरी, उनकी अंग्रेजी अच्छी, हमारी चमड़ी का रंग बुरा, उनकी चमड़ी का रंग अच्छा। लगातार स्व पर आघात हुआ, स्वाभिमान पर आघात हुआ, पर यह आघात लंबा चला, आज तक चल रहा है। 1947 का जो ईयर था, मैं लगातार सोचती हूँ, काश वो ईयर हुआ ही ना होता, काश वो इवेंट हुआ ही ना होता, जब कांग्रेस में श्रीमती बचाने के लिए कम्युनिस्ट का साथ लेना पड़ा। तब से जब कम्युनिस्ट कांग्रेस के साथ सत्ता में काबिज हुए, उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा पॉलिटिकल स्पेस पर हम राज करेंगे। उन्होंने यूनिवर्सिटीज मांगी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मांगी, उन्होंने स्कूल्स मांगे, उन्होंने जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट्स मांगे, जहां पर वो माइंड स्पेस में भारत की काबिज हो सके। सिलेबस कौन लिखेगा? तो कम्युनिस्ट लिखेंगे। क्या पढ़ाया जाएगा? अकबर द ग्रेट पढ़ाया जाएगा, पर विवेकानंद जी को नहीं पढ़ाया जाएगा, चाणक्य नहीं पढ़ाए जाएंगे। यही जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स निकले, यही स्क्रिप्ट राइटर्स बने, डायरेक्टर्स बने, प्रोड्यूसर्स बने, इन्होंने गाने लिखे। और आप देखिए किस प्रकार से हिंदू हेट्रेड लगातार बॉलीवुड में परोस। अमिताभ बच्चन दीवार में था, वहां एक रहीम चाचा होते थे जो सबको प्यार से रखते थे, गांव को बांध कर रखते थे। वहां पर एक बाकी बच्चों को गले लगाते हैं, उनको पालते हैं। और हर पिक्चर में एक धूर्त पंडित जरूर होता है, जो दुराचारी होता है, जो महिलाओं के साथ दुराचार होता है, पाखंडी होता है, लालची होता है। वो शिव के मंदिर की सीढ़ियों तक जाता था, पर ऊपर कभी नहीं जाता था। हाँ, पर बाजू में यहाँ पर 786 का बिल्ला पहनता था, और जब उस पर 2 गोलियां लगी तो उसकी जान उस 786 के बिल्ले नहीं बची। आप देखिए, जो सॉफ्ट हिंदू हेट्रेड परोसा गया, स्व का अभिमान समाप्त होता। माता पिता तो राष्ट्र प्रेमी हैं, बच्चे शहीन बाग के धरने में जाकर बैठते हैं। माता पिता तो राष्ट्र प्रेमी हैं, पर बच्चे कहते हैं किसान आंदोलन कर रहा है, मुझे नहीं पढ़ना किसान जाकर खड़ा होगा, वायलेंस की है तो कोई बात नहीं, एक्शन का रिएक्शन है। समझने को तैयार नहीं है। हमारी पीढ़ियों को क्या होता जा रहा है। इसीलिए जब 2016 में हैं तो ध्यान में आता है खोखले नारे नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ये जो हिंदू घृणा परोसी गई है, यही कल को जाकर इसके, और यही कहीं ना कहीं दलित वर्सेस ब्राह्मण, कश्मीर वर्सेस दिल्ली, मैन वर्सेस वुमेन, आर्य वर्सेस द्रविड़, लोअर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट, नॉर्थ वर्सेस साउथ, इसका जो डिवाइड है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1990s सरकार आती है। हाजी जी, अगर आपको ध्यान होगा, यूपीए की सरकार में जब सोनिया गांधी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी तो बेचारे प्राइम मिनिस्टर ही तो थे, कैबिनेट ही तो थी उनके पास, एडवाइजरी काउंसिल थी सोनिया गांधी जी की, जहां पर आप देखिए इस्लामिस्ट और माओइस्ट फोर्सेस का दबदबा था, उनकी मेजॉरिटी थी। ये हर्ष मंदिर, ये जितने भी लोग आप नाम
जितना मुझे याद है। उस समय एक वर्ड कॉइन किया, हिंदू टेरर, सैफरन टेरर। और ये जो वर्ड था ये किसी इंडिविजुअल ने, सिटीजन ने कॉइन नहीं किया था। तब के फाइनेंस मिनिस्टर्स, क्या शिंदे जी, चिदम्बरम जी, ये इस वर्ड को यूज करते थे, हिंदू टेरर, सैफरन टेरर। एंड बिलीव मी, दीज वर नॉट जस्ट वर्ड्स की FIR चेंज कर दी गई थी, FIR बताने के लिए कि जो बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम ले रही है ना, उस FIR में से काट दो, ये तो बेचारी थी, वो नरेटिव परोसो। आप लोग तो गुजरात से, आपको ध्यान होगा पूरा। तो इसीलिए उस समय जब हिंदू टेरर का वर्ड कॉइन किया गया, असीमानंद जी थे, उन पर अटैक किया गया, उनकी क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त किया गया। चाहे मेक्का बॉम्ब ब्लास्ट है, बाकी उनको बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में फंसाकर जेलों में डाल दिया गया है। तो हिंदू टेरर भी होता है। टेरर का तो कोई धर्म नहीं होता है, कोई रिलीजन नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। इसलिए आप इस्लामिक टेरर कहना बंद करो। मुझे लगता है अगर कांग्रेस करे तो हम में से बहुत लोग तो जेलों में होते हैं, क्योंकि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं। पर नियति को कुछ और मंजूर था। मोदी सरकार आई तो गार्जियन ने लिखा था ना, राजीव जी, कि आज पहली बार लग रहा है कि अंग्रेज चले गए हैं। क्योंकि जब अंग्रेज 1947 में चले गए, वो अंग्रेज सोच विचार की सरकार थी, उसी विचार की, उसी विचारधारा की सरकार थी। आज पहली बार लगता है कि हिंदुओं की सरकार आई है और पहली बार चले गए। लेकिन ये जो ग्लोबल फोर्सेस थी, ये जो इस्लामिस्ट, माओइस्ट और चर्च मिशनरीज की फोर्सेस थी, they could not tolerate a person। तो इलेक्शंस के दौरान ये शुरू हो गया सिग्नेचर कैंपेन। और क्या कैंपेन शुरू हो गई? अगर मोदी जी यहां पर सरकार में आ जाते हैं, हम देश छोड़कर चले जाएंगे। ना उन्होंने देश छोड़ा, ना अपनी अपनी नौकरी छोड़ी। नौकरी के बाद, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी ले रहे हैं आज। उसके बाद एक के बाद शुरू क्या हुआ? अवार्ड वापसी। 70 साल में कांग्रेस ने अवार्ड दिए थे और सबने वापस करने शुरू कर दिए। और जोर शोर में जिनको अवार्ड नहीं मिला था, कांग्रेस परस्ती दिखाने के लिए उन्होंने भी अपने अपने अवार्ड ही वापस किए। बहुतों ने तो अवार्ड का पैसा वापस नहीं किया। फिर इंटॉलरेंस, इंडिया हैज बिकम इंटॉलरेंट अंडर मोदी। आपको ध्यान होगा लगातार ये कैंपेन 16 ऑनवर्ड्स मोदी जी क्या कर रहे थे कि जो FCRA का एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके उसके तहत 13,000 आती थी, वो बंद कर दी। वो जैसे ही बंद हुई, यहां तो इंटॉलरेंस दोबारा से शुरू हो गया और जबरदस्त उसकी तो आग बेदक गई। क्योंकि इंटॉलरेंस लोगों के प्रति नहीं, इंडिया फोर्सेस के प्रति इंटॉलरेंस थी। राजीव जी, ब्रेक इंडिया फोर्सेस के प्रति, क्योंकि मोदी कहते हैं आई विल नॉट टॉलरेट यू। तो इनकी फंडिंग बाहर जाना पड़ गया, पैसा है नहीं तो यहां कैसे करें। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने अपना एजेंडा चालू रखा, आइडिया ऑफ इंडिया का, सर्वे भवन, सीए भी लेकर आए। अब सीए से किसको क्या परेशानी हो सकती है? क्योंकि अगस्त 1947 में जो आपके और मेरे दादाजी के भाई जो रात को लाहौर में सोए होंगे, रात को सोए थे तो हिंदुस्तानी थे, अगले दिन उठे तो पाकिस्तानी हो गए। वो तो हिंदुस्तानी थे, वो सोया सोए पाकिस्तानी हो गया। धर्म के आधार पर उसको काट डाला गया, बेटी का निकाह कर दिया गया। उसको लगा जो बचे कुचे मेरे परिवार के लोग हैं उनको लेकर मैं भारत की शरण में आ जाऊं। 10 केवल धर्म को पकड़े हुए पर मां भारती के साथ रह रहा है, तो कहते हैं मुझे एक सिटीजनशिप तो दे दो। मैं तो हिंदुस्तानी था, मैं हमेशा ही हिंदुस्तानी था, मैं भारत मां का सपूत था। तुम लोगों को मैं नागरिकता दूंगा। बवाल मच गया। जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच गया। क्या
एएमयू की धरती पर क्या क्या नारे नहीं लगे। माँ काली के वो शहीन बाग के पोस्टर्स, माँ काली ने बुर्का पहन रखा है, ऐसी ये केवल पोस्टर नहीं थे, ये केवल नारा नहीं था, ये था कि जब ट्रंप यहां पर आएंगे तो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल फोर्सेस, एंटी इंडिया फोर्सेस बदनाम करेंगे, एंटी माइनॉरिटी। ये वहां से स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि उमर खालिद, खालिद सैफी और जितने भी आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, आप नाम लीजिए, स्लीपर सेल्स होते हैं ना, पैसा मिलता है, उठो तो उठ जाते हैं, मारो तो मार देते हैं, फिर सो जाते हैं, उसके बाद स्लीपर सेल्स हैं ये लोग। तो यहाँ स्लीपर सेल 50 से ज्यादा लोगों को मार दिया, यहाँ पर दंगे हो गए दिल्ली के अंदर, और अभी वो उसकी आग थमी नहीं थी कि फार्मर्स एजिटेशन शुरू हो गया। तो फार्मर्स को वो अपना बेचो आप सामान, जरूरी नहीं है कि आपको लोकल मंडी में ही बेचना है, जिसके यहाँ बेचना है बेचो, कॉन्ट्रैक्ट पे अपना मैकडॉनल्ड्स को देना है खेत और पैसा कमाना है, कमाओ। बिल पर बात करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कौन सा फुल स्टॉप है, कौन सा कॉमा है, कौन सी लाइन है जिस पे ऑब्जेक्शन है। नहीं जी नहीं, पूरा का पूरा स्क्रैप करो। व्हाट डू यू मीन पूरा? बताओ, मैं यहाँ फार्म बिल डिस्कस करने नहीं आई, पर मुझे ये लगता है कि मेरी एक साथी है जिसने, जो अकेली रहती है, है बहुत ही टैलेंटेड, वो सिंगल मदर 20 मिनट में नोएडा से कनॉट प्लेस पहुंचती थी 25 मिनट में। अब उसको 1.5 घंटे से ऊपर लगता है क्योंकि फार्मर्स उनके सड़क के जो बीचों बीच तंबू है उसमें एसी भी लगे हुए हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाकर बैठे हुए हैं, और यहाँ कोई उनको हटा नहीं पा रहा। फिर तकलीफ इस चीज से, उसकी राइट टू वे। आप फार्मर बिल के नाम पर किसी की भी राइट टू लिव विद डिग्निटी को आप वायलेट कर सकते हैं। दैट इज नॉट द लॉ ऑफ इंडिया। बट कोई इनको हाथ लगाने को तैयार नहीं। हाथ एक्ट में आ जाएंगे। वो तो वेट करिए ना कि लखीमपुर जैसी घटना हो, वहां तो योगी जी थे तो संभल गई, ये घटना कहीं और होती तो संभल भी ना पाती। मोदी जी अपने एजेंडा पे कायम है। 5 बातें कर दी जिसने आइडिया ऑफ इंडिया को पुष्ट किया। पहला, बिलोंग्स टू मुस्लिम्स। मोदी जी आए, सबका साथ सबका विकास, सबको दूंगा, सबको बैंक अकाउंट दूंगा, सबको शौचालय दूंगा, सबको दूंगा, सिलेंडर दूंगा, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया। आर्टिकल 370, व्हाट नॉनसेंस। हम कानून में दिस लॉ अप्लाइज टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। व्हाई? जम्मू एंड कश्मीर फ्रांस में तो था नहीं। हम लगातार हटा, ये लाइन भी हट गई। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाइज टू ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 370 ये पूरे देश पर लागू होगा, जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। पर 370 हटा तो भारत का संविधान पूरे के पूरे देश पर लागू होगा, जम्मू कश्मीर पर भी लागू। वो सारे का सारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और राम जन्मभूमि, कपिल सिब्बल जी लगातार कोर्ट में कहते थे हमारे सामने, मुझे ध्यान है, आप राम जन्मभूमि की डेट को जजेस कहते थे इसमें पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा है या राम जन्मभूमि है, रामलला है। ऐसा लगता था बहुत लोगों को कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी 100 साल तक दोबारा ये केस लिस्ट पर नहीं आएगा, आर्ग्यूमेंट पे नहीं आएगा, लेकिन सरकार आ गई, ट्यूशंस को भी ताकत दी, और आज हम सभी लोग अपने जीवन काल में भव्य राम मंदिर का निर्माण देखेंगे, और सब लोग आएंगे भी वहां, चाहे कोई अमेरिका में बैठे हैं, सब लोग जाएंगे और मंदिर के दर्शन करने आएंगे। और आखिर में यही बात है कि अपनी बात समाप्त करूंगी कि ब्रेक इंडिया फोर्सेस के बारे में जब
नाम नहीं लेंगे, उसकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का नाम नहीं लेंगे, तो बात अधूरी रह जाएगी। जॉर्ज सोरोस ने पहले 21 साल पहले हिंदुस्तान में अपने ऑपरेशंस शुरू किए। बहुत अमीर आदमी है, दुनिया के बहुत अमीर आदमियों में से एक है, क्रिश्चियन है, और उसने ओपनली चैलेंज फोर्सेस इन इंडिया। उसने प्लेज किया है कि मैं 6,000 करोड़ रुपया, $1 बिलियन मैं इसलिए दूंगा कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो सके जो मोदी। ठीक है, न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज समाप्त हो जाती है, पर जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसके लिंक्स हैं, जिनको पैसा भी मिलता है, जिसके लिंक साथ, उनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम आता है, एनजीओ का, उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आता है, उसमें ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क खड़ी होती है, राइट में जो दंगा पीड़ित मुस्लिम्स उनके लिए खड़ी होती है, कश्मीरी पंडितों के लिए कभी खड़ी नहीं होती, उसका नाम आता है। इसमें जो हर्ष मंदर इस्लामिया में कहा था एक अपनी उस इनफेमस स्पीच में कि सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई विश्वास नहीं है, उसके ऊपर जो भी तय होगा वो सड़कों पर ही तय होगा। और उसके तो ऐसे बहुत से एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, राइटर्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, एनजीओज हैं, लॉयर्स हैं, जो इस सोसाइटी के साथ लिंक्स हैं, फंडिंग भी हुई है। तो ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में राजीव जी ने लिखा है, आगे अपनी आने वाली किताबों में लिखेंगे। ये लोग वो नेटवर्किंग करते हैं, ग्लोबली डिसाइड करते हैं कि हिंदुस्तान में कहां कहां पर सिविल अनरेस्ट क्रिएट करना है और भारत के टुकड़े करने हैं। क्योंकि कम्युनिस्ट इंडिया और पाकिस्तान में नहीं, 15 टुकड़ों में बांटी है। जैसे जब वो बोलते हैं ना, केरला मांगे आजादी, मिजोरम मांगे आजादी, दे मीन इट, दे हैव अ फुल फ्लेजेड प्लान। फोर्सेस बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, दे नो इट कि उनका प्लान सक्सेसफुल होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो अब 2 ही समस्या आ रही हैं। पहली समस्या, इन दोनों का तोड़ कैसे निकालें, वो ये एंटी इंडिया फोर्सेस को समझ नहीं आ रहा है। मोदी सरकार का तोड़ समझ नहीं आ रहा, अब तो योगी जी भी आ गए। सोशल मीडिया तो किसी संसद सत्ता सरकार का मोहताज नहीं रहता। वो तो कहता है कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते कि बायजूस को शाहरुख खान जी से कहना पड़ा, नमस्ते, अभी आपकी एडवर्टाइजमेंट हम नहीं चला सकते। आप देखिए सोशल मीडिया की ताकत है कि आयुष्मान जी को योगा करते हुए योगा डे पे उनको रीट्वीट किया, तो लोगों ने क्या कहा, अरे भैया जहांगीर को जानते हो, तैमूर को जानते हो, तुम कैसे लोगों को अपने ब्रांड एम्बेसडर। तो वो ट्वीट विड्रॉ करना पड़ा। ये सोशल मीडिया की ही ताकत है कि कोई भी ऐसी पिक्चर जिसमें क्या अक्षय कुमार जी की पिक्चर आई थी, नाम चेंज करना पड़ा, उसको 1 स्टार दिया गया। आज की डेट में पिक्चर्स जब आती हैं तो हमारे यहां पर जो इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स जिनको राजीव जी कहते हैं वो 1 देते हैं उसको। तो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को पता है कि कोई भी बात जो देश के खिलाफ होगी या किसी धर्म को बदनाम करते हुए होगी, ये भारत का जनमानस तय नहीं। क्योंकि आप देखिए कई बार सरकारें भी गलत काम कर जाती हैं और ये जो इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स हैं, आप और हम हैं, सरकारों को भी नहीं छोड़ते। ऐसी ताकत है उसके पास भी। आज ये ब्रह्मास्त्र आ चुका है। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र तो एक ही बार चलता था, ये तो दिन में दिन भर चलता है। और आप देखिए आपसे 2 मिनट भी यहां से वहां वो व्यक्ति कहता है माई लाइफ हैज टर्न इनटू अ वैक्यूम, कुछ कमी है मेरी जिंदगी में। तो इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग ऐसा कीजिए कि जो तो वीडियो बनाए, लिख सके तो व्हाट्सएप पे लिखे, कोई भी एक अच्छा टॉपिक अपने भारत के बारे में, संस्कृति के बारे में, देश के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, सनातन
आप देखिए आपकी फैमिली के कितने ग्रुप्स हैं अगर मैं पूछूं तो, एक मेरी फैमिली, एक मायके की फैमिली, एक ससुराल की फैमिली, एक जो बेटी की शादी हुई है उसकी फैमिली, एक जो बेटे, कम से कम 4,000 लोग तो ऐसे ही हो जाते, फैमिली फैमिली करके ही हो जाते। 10,000 लोगों के साथ आप जुड़े हैं एक व्हाट्सएप के द्वारा। 10,000 5 पेज 10 पेज पढ़ लेंगे और एक पेज लिख लेंगे, और वो एक पेज अगर आप लगातार लिखेंगे, you will be a leader in your own right. You will not require नहीं लड़ना आपको, you will be a leader. You will be a सांस्कृतिक लीडर, सांस्कृतिक वॉरियर। लिखना शुरू कीजिए, फेसबुक पे लिखिए, ब्लॉग लिखिए, ट्विटर पे, और बड़ा कर सके प्रोड्यूस कीजिए। नेटफ्लिक्स के सीरीज देखकर मन बहुत खराब होता है। नाम रखते हैं आर्यव्रत और बदनाम करते हैं। फास्ट बना सके नेटफ्लिक्स के लिए अच्छे सीरियल्स बनाइए, ऐसे सीरियल्स जो नेटफ्लिक्स पे, ZEE5 पे, बाकी जगह पर आ सके, जो हिंदुत्व के हों। बहुत दुख लगा मुझे पर्सनल जानकर कि कन्वर्जन उसको तो सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, पर जो एक ऐसी कोई पिक्चर आई है, वो कोई नाम मूसा जट ले रहे थे, मैंने देखी नहीं है, उस पिक्चर बंदूक उठा लो, मार डालो, उसको सेंसर सर्टिफिकेट दे दी। मुझे नहीं मालूम कितना तथ्यात्मक है, कितना नहीं, किसी ने मुझे बताया। तो इसलिए सरकारों को जो करना है वो कर। साल का कैंसर है, धीरे धीरे ठीक होगा। मोदी जी और बाकी लोग लगे हैं, पर हमें और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना है, गिलहरी प्रयास करते रहना है। जो भी हम प्रयास जरूर करें तो सफलता भी आती है, असफलता भी आती है, पर राजीव जी की तरह लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, और हम सबको प्रेरित कर है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत। जय जयकार नहीं होती, हम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मोनिका जी, आपने बहुत ही अच्छा बात बताए, लोगों को प्रेरित किया। आपने ब्रेकिंग इंडिया के बारे में विस्तार से बात बताई और क्या हम समझ सकते हैं उसका भी बताया। आपने बीच बीच में माओइस्ट का जो बात बताई, जब मैं पिछले 3-4 महीने पहले एक बुक आई है, आप नो द एंटी नेशनल्स, वो मैं पढ़ रहा हूँ और आज मैं घोषित भी कर सकता हूँ कि उसको मैं गुजराती ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और 50% से ज्यादा हो चुका। माओइस्ट का जो जोखिम है आप बता रहे हैं वो बहुत बड़ा है, और वो पूरी बातें इसमें कर्नल आर्यसन सिंह ने लिखी हुई है। तो और हिंदी दोनों हो चुका है किसी ने। समय हमारा जो तय किया था वो हो रहा है, पूरा 1.5 घंटा हो चुका है। तो मैं जैसे हमारे आदरणीय कुछ लोग हैं, सौरभ भाई शाह है, वरिष्ठ पत्रकार लेखक, ज्वलन जी है, रसिकबा जी है, और किसी को मैं मौका देता, लेकिन अभी समय समाप्त हो रहा है। मैं सबका व्यक्तिगत और पूरे इस साहित्य संगम सबका आभार व्यक्त करता हूँ। राजीव जी का खास आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने हमारे प्रयास को इस तरह से सराहा और हमारा मान। मैं खास मोनिका जी का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो आने के लिए तैयारी बताई और जिस तरह से पूरे हम सबको प्रेरित किया, आप सबका आभार। फिर से कुछ इस तरह से हो गए तो हम मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।